Hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. चलिए तो Want to Love Your Cold Heart का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सोचती हूँ कि हर शुरुआत अपने अंत को लेकर पैदा होती है. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर चीज़ अंत तक ज़रूर पहुँचती है. हर चीज़ का अंत होता है, चाहे वो खुशी हो, दुख हो, सफ़र हो. हर सफ़र जैसे जैसे अपनी मंजिल तक पहुंचता है, मंजिल को ख़त्म करने के साथ ही वो हमें अगली मंजिल के लिए धकेल देता है. क्योंकि जब तक हम जिंदा रहते हैं, सांस हमारे अंदर चलती है, हमारा कोई आखिरी मकाम नहीं हो सकता. कहा गया है आखिरी मकाम तभी हासिल होता है जब जिंदगी ख़त्म हो जाती है. और अगर माइथोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा बिलीव करें तो माइथोलॉजी तो ये भी कहती है कि हमारी सोल आफ्टर लाइफ के बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन या नेक्स्ट लाइफ के लिए ट्रैवल करती है. तो ये तो सर्कल है, चलता रहता है. इसी तरीके से हम अपनी ज़िंदगी के सफ़र में बहुत सारे लोगों का हाथ थामते हैं, हाथ छोड़ते हैं, नई लोगों को ज़िंदगी में शामिल करते हैं, फिर उन्हें छोड़ देते हैं. दुख गम ये लोग अपने साथ लेकर आते हैं. कुछ इसी तरीके से तो था हमारा ही ब्यूटीफुल कपल. इन्होंने भी एक लंबा सफ़र तय किया था. लगभग 2 महीने बीत चुके थे. ये कपल अपने हॉट टेम्पटिंग सीजनिंग हनीमून से वापस आ गया था. पूरा 1 महीना इन लोगों ने स्पेन में बिताया था. जान का तो बिल्कुल मन नहीं था वापस आने का. वो तो शुक्र है कि वांग इबो जान को पकड़कर वापस ले आया था, वरना जान तो स्पेन में ही रहने वाला था. इबो की इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और हाउशवान का फोन लगातार उसे परेशान कर रहा था. इस बीच में इबो का ध्यान किसी चीज ने सबसे ज्यादा खींचा था, तो वो था हुआन. जेड डेल्टा टेक कंपनी. इबो अपने सीईओ कैबिन में बैठा हुआ था. साथ ही उसके सामने हाउशवान और यांग बैठे हुए थे. हाउशवान के हाथ में फाइनेंशियल रिपोर्ट थी ईयरली और यांग वहीं पर डाइस से खेल रहा था. वो किसी सोच में डूबा हुआ था. वांग इबो की उंगलियां उसके कीबोर्ड पर चल रही थी. मिनट मिनट पर वो यांग को देख रहा था. फाइनली उसने अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा, यांग क्या प्रॉब्लम है? तुम इतना किस सोच में डूबे हुए हो? यांग ने अपने क्यूब को साइड रखते हुए कहा, सीरियसली तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम खुद भी तो किसी सोच में डूबे हुए हो. क्या हुआ? क्या जहान ने फिर कुछ किया? इबो ने साय करते हुए कहा, कुछ नहीं. वो क्या कुछ करेगा, उसके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है. इबो खड़ा हो चुका था. उसने अपने कोट को ठीक किया और वहीं से बड़ी सी विंडो से बाहर देखने लगा. यांग ने कहा, टाइम नहीं है मतलब? हाँ, मुझे भी बहुत दिनों से नहीं मिला है. इबो ने कहा, मतलब तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ. खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम कहाँ बिजी हो? मैंने हुआन को बहुत दिनों से नहीं देखा. यांग ने एक एक खड़े होते हुए कहा, हुआन हुआन हुआन. मुझे तो लगता है मैं हुआन को भूल चुका हूँ. इबो ने कहा, क्या मतलब? हाउशवान भी अब खड़ा हो चुका था. उसने कहा, यांग हुआन ठीक तो है? यांग ने कहा, ठीक है. ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया. ये पूछो क्या क्या हुआन हुआन है? अब वांग इबो और हाउशवान दोनों ही यांग को देख रहे थे. यांग ने कहा, जब से तुम गए हो हनीमून पर, या मैं कहूँ जब से वो सीईओ मीटिंग हुई है, कुछ तो बदल गया है. मैं उस हुआन को पहचान नहीं पा रहा हूँ. वो घर पर आता ही नहीं है. फ़ोन करता हूँ, फ़ोन उठाता नहीं है. पूछता हूँ कि क्या हुआ, तो इस तरीके से बात को टाल देता है जैसे हम लोग अजनबी हों. अब तो उसके साथ रहना भी मुश्किल होता जा रहा है. मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारा रिश्ता कहाँ पहुँच चुका है. ऐसा लग रहा है एक ब्लैक होल है जो बस हम लोगों के रिश्ते को धीरे धीरे खाता चला जा रहा है. पता नहीं, शायद सब कुछ खत्म ही हो जाएगा. ये कहते हुए यांग वहीं बैठ चुका था. हाउशवान ने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, कम ऑन डूड, वो बस थोड़ा बिजी होगा. तुम तो समझ सकते हो ना, वांग कॉर्पोरेशन का सीईओ बनना कोई आसान बात नहीं है. बी पॉजिटिव. वांग वो बस यांग को देख रहा था. वो उसकी परेशानी को समझ सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी कुछ इसी चीज़ से डील कर रहा था. उन लोगों को हनीमून से लौटे हुए लगभग 2 महीने हो चुके थे, लेकिन 1 महीने से इबो ने लगभग जान को देखा ही नहीं था. जान आधे से ज़्यादा वक्त अपनी लैब में रहता था. इबो उसे फ़ोन करता था तो बस यही कहकर टाल देता था कि वो बहुत बिजी है, आज लेट हो जाएगा आने में, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट आप अकेले कर लीजिएगा, मैं आपको लंच भिजवा दूंगा, मेरा डिनर पर वेट मत कीजिएगा. बस यही सारी बातें रहती थी. इबो ने लगातार जान को ना जाने कितने मैसेजेस भेजे होंगे, पर वो सारे मैसेजेस या तो अनरीड रहते थे या फिर सीन होकर छोड़ दिए जाते थे. इबो ने कितनी बार जान से पूछा कि प्रॉब्लम क्या है. 1 महीने से वो लगातार यही नोटिस कर रहा था कि जान कैसे हर बीतते सेकंड के साथ उससे दूर हो रहा है. उन लोगों के बीच बात ही नहीं होती थी.
और ईबो इसीलिए बहुत परेशान था, वो फ्रस्ट्रेटेड रहता था। और ऊपर से हुआन हुआन भी उसे परेशान कर रहा था। ईबो खुद नोटिस कर रहा था कि हुआन एकदम से उनकी ज़िंदगी से जैसे कहीं गायब हो गया हो। ना हुआन की मस्ती होती थी, ना फ़ोन कर कर बार बार ईबो को परेशान करना, ना पूछना। यहाँ तक कि वो लोग हनीमून से भी वापस आ गए, तब भी हुआन का कोई कॉल नहीं आया। और वहीं दूसरी तरफ लैन वैन हुआ, वो भी अजीब सा बर्ताव कर रहे थे। ईबो बहुत फ्रस्ट्रेट महसूस कर रहा था। आखिर वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करे तो किसके साथ करे। उसने साय करते हुए कहा, यांग, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, तुम चिंता मत करो, मैं हुआन से बात करने की कोशिश करूंगा। यांग ने कहा, कर लो, वैसे भी मैं आज टूर के लिए बाहर जा रहा हूँ, हो सकता है तुम दोनों भाई बैठकर आपस में बात कर सको। ईबो ने कहा, डोंट वरी, मैं बात कर लूंगा। यांग उन दोनों को बाय बोलता हुआ वहां से चला गया। अब उस कैबिन के अंदर सिर्फ हाओशुआन और ईबो थे। हाओशुआन ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम्हें क्या हुआ? ईबो ने कहा, कुछ नहीं, मुझे क्या होता। हाओशुआन ने कहा, सीरियसली डूड? मिस्टर वांग ईबो, हाँ, पूरे चाइना के सबसे अमीर बिजनेसमैन, आपका बर्थडे आने वाला है ना, क्या आप लोग कुछ स्पेशल सरप्राइज प्लान नहीं करने वाले? मैं तो पार्टी का वेट कर रहा हूँ और तुम मुंह बनाकर यहाँ बैठे हुए हो। ईबो ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, मैं कोई मुंह बनाकर नहीं बैठा हुआ हूँ। हाओशुआन ने कहा, ओह कम ऑन डूड, एक बार को मुझसे कोई ये कह देगा कि हान रिवर चाइना के बाहर बहती है तो मैं यकीन कर लूंगा, पर तुम्हारा ऐसा चेहरा देखकर सॉरी। और वैसे भी तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सच बोलना चाहिए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे इस हान ने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल तैयार नहीं किया? ईबो ने लगभग चकल करते हुए कहा, हाओशुआन, मैं कोई 2 साल का बच्चा नहीं, और तुम जानते हो मैं बर्थडेज वगैरह में बिलीव नहीं करता। आई हेट बर्थडेज, ओके। एंड जहान से मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। आई थिंक वो बहुत बिजी है, सो उसे बिजी रहने देते हैं और मैं और तुम अपना काम कर लेते हैं। इसके बाद ईबो अपने लैपटॉप खोलकर बैठ चुका था। हाओशुआन ने एक नज़र ईबो की तरफ देखा और फिर लैपटॉप की तरफ। उसने कहा, पता नहीं, ये लोग भी खट्टे मीठे बस चलते ही रहते हैं। खैर चलो मैं चलता हूँ। इसके बाद हाओशुआन भी वहाँ से चला गया। ईबो काम तो कर रहा था पर उसका मन नहीं लग रहा था। ईबो ने अपनी उस टेबल की ड्रॉर को खोला तो वहाँ पर उसका और हुआन का एक फ़ोटोग्राफ रखा हुआ था। ईबो ने उस फोटोग्राफ की तरफ देखते हुए कहा, हुआन, आखिर हुआ क्या है? हाँ, मुझे तो हर बार तुम हर परेशानी से बाहर निकालते थे, अब तुम किस परेशानी में उलझ गए हो? ये कहते हुए उसने ड्रॉर को बंद कर दिया था। सामने वहीं पर एक कैलेंडर भी लगा हुआ था। ईबो ने उस कैलेंडर के ऊपर अपनी उंगलियों को फेरते हुए कहा, एक हफ्ता और वो मनहूस दिन वापस आ जाएगा, बर्थडे। मुझे तो लगता है ये सबसे बकवास डे होना चाहिए। ये कहते हुए ईबो ने लैपटॉप बंद किया और वो कैबिन से बाहर निकल गया था। फिलहाल वो हुआन को ढूंढने जा रहा था। पूरे दिन की मेहनत के बाद भी ईबो को कुछ ज़्यादा खास हाथ नहीं लगा था। वो हुआन तक नहीं पहुंच पा रहा था। हुआन ने कम्प्लीटली अपने आप को शट डाउन कर लिया था और ईबो अब फ्रस्ट्रेट हो रहा था। वो थक हार कर घर लौटा तो घर पर उसका वेलकम अंधेरे ने किया। ईबो को समझ नहीं आया कि इतना अंधेरा क्यों है। वो लोग मेट्स नहीं रखते थे। ईबो को पसंद नहीं था किसी भी बाहर के शख्स का इस घर में शामिल होना, और जो लोग मेट्स वगैरह आते भी थे वो मॉर्निंग में ही सारा काम कर चले जाते थे। इस वक्त तक जहान तो आ जाना चाहिए था। ईबो ने अपनी वॉच में देखते हुए कहा, आज तो 12 बज गए, मुझे भी लेट हो गया, क्या जहान अभी तक घर नहीं आया है? ये कहते हुए ईबो अपनी कार पार्क करता हुआ अब घर के अंदर आ चुका था। सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। ईबो ने वहीं से लाइट जलाते हुए देखा तो घर में कोई नहीं था। अब ईबो अपने कदमों को बढ़ाता हुआ रूम में पहुंच गया था। रूम में जाकर उसने जहान को कितनी ही बार कॉल ट्राई करने की कोशिश की, पर हर बार उसका फ़ोन नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर आ रहा था। ईबो अब और ज़्यादा परेशान हो गया था। उसने वहीं पर फ़ोन रखा, शावर लेने गया। शावर से वापस आया तो बेड पर बैठ गया। वो अपने माइंड को मसाज कर रहा था। उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। एकाएक उसकी नज़र वहीं पर साइड में रखे हुए एक टेबल के ऊपर जाती है तो वहाँ पर एक लेटर रखा हुआ था। ईबो वहीं पर चलता हुआ गया तो वहाँ एक लेटर था। ईबो ने उस लेटर को उठाया और पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, आई एम सॉरी गा, मैं आपको मैसेज नहीं कर पाया क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी डेड थी और मुझे बहुत ही अर्जेंटली काम से बाहर निकलना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। मैं बता नहीं सकता कि मैं कहाँ हूँ, बट मैं हाँ काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। अगर आपको कोई भी बात करनी हो तो प्लीज़ मुझे मेल कीजिएगा क्योंकि मैं शायद कॉल पिक ना कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ नेटवर्क का कुछ इशू होगा तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं इंटरनेट एक्सेस में रहूँगा। ईबो ने उस पेपर को लगभग 4 से 6 बार पढ़ा। वो बहुत एम्प्टी फील कर रहा था। सीरियसली जहान बाहर जाने से पहले ईबो को बता भी नहीं सकता था। उसने कहा, इससे ज़्यादा बदतर चीज़ और क्या हो सकती है। फिर ईबो ने वहीं उस लेटर को फोल्ड कर रखा और अपने बेड पर लेट गया। कितना खाली महसूस कर रहा था, कितना अकेला। ये पूरा घर उसे खाने के लिए दौड़ रहा था। इतना अकेला ईबो ने कभी भी खुद को महसूस नहीं किया। 4 दिन बाद
इन 4 दिनों में ईबो ने हर जी तोड़ कोशिश कर ली थी हुआन तक पहुंचने की और फाइनली वो अब पहुंच चुका था। एक बिल्डिंग के बाहर ईबो खड़ा हुआ था। ईबो ने उस बिल्डिंग की तरफ देखते हुए कहा, हुआन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एड्रेस तो यहीं का है। इसके बाद ईबो ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। वो एक कॉटेज टाइप था। जैसे ही ईबो उस घर के बाहर पहुंचा तो वहाँ पर ऑलरेडी लॉक लगा हुआ था। ईबो ने अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाया। उसने उस लॉक को 2-3 बार खोलने की कोशिश की पर नहीं खुला। उसके बाद उसने हुआन को भी कॉल डायल करने की कोशिश की पर हर बार की तरह यही जवाब आया कि हुआन कॉल पिक नहीं कर रहा है। ईबो ने कहा, सीरियसली तुम मेरे साथ खेलोगे? इसके बाद ईबो का जीनियस दिमाग दौड़ने लगा। वो सोच सकता था कि हुआन क्या कोड डायल कर सकता है और कहीं ना कहीं उसने वो कोड पकड़ लिया था। 20 मिनट की मशक्कत के बाद फाइनली कोड क्रैक हो चुका था। ईबो ने उस घर के अंदर अपना कदम रखा। वो एक बहुत ही शांत जगह थी, हुआन के टेस्ट से बिल्कुल अलग, बिल्कुल टेस्टलेस जगह। हर चीज़ वाइट थी, वाइट पेंट दीवारों पर था और घर बिल्कुल शांत था। इसका मतलब उस कॉटेज में अभी तो कोई नहीं था। ईबो ने हर जगह अपनी नज़रों को दौड़ाया पर हुआन का कहीं नामो निशान नहीं था। ईबो अब ड्राइंग रूम में पहुंच चुका था। ईबो ने कहा, सीरियसली यही एड्रेस है ना? मैं कहीं किसी गलत घर में तो नहीं आ गया? फिर ईबो ने साय करते हुए एक नज़र सबकी तरफ देखा तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा टेबल रखा हुआ था। टेबल के ऊपर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे। ईबो के कदम उन डॉक्यूमेंट्स तक पहुँच चुके थे। ईबो ने हर डॉक्यूमेंट के ऊपर अपनी एक नज़र डाली। जैसे जैसे वो डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहा था वैसे वैसे ईबो महसूस कर रहा था कि उसकी पूरी बॉडी से जैसे जान निकल रही हो। आखिरी डॉक्यूमेंट पढ़ते पढ़ते ईबो वहीं चेयर पर बैठ गया। उसकी निगाहों में बहुत सारे आंसू आ गए थे। कब वो आंसू उसके चेहरे पर निकल कर गिर गए उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ। पर अगला जो आवाज़ थी उसने ईबो को उसकी दुनिया से बाहर निकाला। वो किसी और की नहीं, हुआन की आवाज़ थी। हुआन ने कहा, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? एक ईबो ने खड़े होते हुए कहा, हुआन ये क्या है? हुआन ने कहा, वांग ईबो, तुम्हें परमिशन किसने दी यहाँ पर आने की? तुमने सब पढ़ लिया क्या? इसके बाद हुआन ने उसके हाथ में से वो फाइल छीनी और वहीं पर रख दी। हुआन ने लगभग ईबो का कॉलर पकड़ते हुए कहा, मैंने पूछा तुमसे किसने कहा था यहाँ आने के लिए? ईबो ने कहा, शांत हो जाओ हुआन, प्लीज शांत हो जाओ, मुझे बताओ क्या ये सब कुछ सच है? ईबो बहुत तेज तेज ब्रीदिंग कर रहा था और हुआन के चेहरे के सारे रंग उड़ चुके थे। हुआन की पूरा आंखें लाल थी गुस्से से। हुआन ने कहा, वांग ईबो, सीरियसली तुम कभी कभी हर चीज़ की हद पार कर देते हो। उसके बाद हुआन ने ईबो को वहीं धक्का दिया और कॉटेज से लगभग बाहर भाग गया। हुआन बहुत गुस्से में था, ईबो महसूस कर सकता था, इसीलिए ईबो भी हुआन के पीछे दौड़ने लगा। वो लगातार हुआन को आवाज़ लगा रहा था पर हुआन अपनी कार में बैठकर जा चुका था। ईबो भी अपनी कार में बैठकर हुआन का पीछा करने लगा। दोनों ही कार उस हाईवे पर बहुत तेज रफ्तार में दौड़ रही थी। ईबो लगातार हुआन को चेज करने की कोशिश कर रहा था। वो लगातार हॉर्न प्रेस कर रहा था, आवाज़ लगा रहा था, कॉल डायल कर रहा था पर हुआन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। ईबो जानता था ये रास्ता कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर ज़रा से नज़र हटी तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए वो बहुत बेचैन था, परेशान था। पर सारी परेशानी एक पल में जैसे कहीं हवा हो गई हो। ईबो का जान उसके गले में आ गई थी, उसकी आंखें बहुत वाइड हो गई थी और उसका हाथ हॉर्न पर लगभग दब चुका था क्योंकि हुआन की कार बहुत बुरी तरीके से सामने से आते हुए ट्रक से लगभग इतनी जोर से क्रैश हुई थी कि ईबो के मुंह से सिर्फ यही आवाज़ बाहर निकली थी, हुआन। वो बहुत तेज चिल्लाया था पर हुआन उसका जवाब देने के लिए नहीं था। कुछ पल के लिए वहां पर ऐसे सन्नाटा छा गया जैसे मान लो सिर्फ शांति ही हो। सांस भी ईबो महसूस नहीं कर सकता था। वो तुरंत बदहवास उस कार से भागता दौड़ता हुआन के पास पहुंचा। एक बार फिर जहान का वो एक्सीडेंट ईबो के जहन में ताज़ा हो गया था। उसकी पूरी बॉडी सुन्न पड़ गई थी, वो ठंडा हो गया था। लोगों की भीड़ भी वहां पर इकट्ठी हो चुकी थी। ईबो को पता भी नहीं चला कि कब वहां पर एम्बुलेंस आ गई। वो वहीं जमीन पर बैठा हुआ था और हुआन के खून से भीगे हुए शरीर को देख रहा था। उसने उसका हाथ थामते हुए कहा, भाई। ईबो महसूस कर सकता था कि उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही है। जैसे तैसे कर हुआन को एम्बुलेंस में रखा गया। साथ ही ईबो भी वहां बैठ गया था। उसने हुआन का हाथ थाम रखा था। उसकी आंखों में बहुत कुछ चल रहा था। बचपन के सारे किस्से कहानियां जैसे ईबो की पूरी आंखों में तैर रहे हो। जो कुछ भी उसने अभी पढ़ा था उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो उस पर यकीन करना ही नहीं चाहता था। और ये रियलिटी तो ईबो के लिए किसी बुरे सपने से भी बुरी थी। एम्बुलेंस हॉस्पिटल में पहुंच चुकी थी और ईबो आईसीयू के बाहर खड़ा हुआ था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, सुन्न पड़ चुका था, दिमाग कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसने अपने कांपते हुए हाथों से अपनी पैंट की पॉकेट से अपना फ़ोन बाहर निकाला। उसके हाथ कितने कांप रहे थे ये वो महसूस कर सकता था। आंखों में इतने आंसू थे कि शब्द साफ नज़र नहीं आ रहे थे। फिर भी उसने जैसे तैसे कर
हाउशुआन को कॉल लगाया। हाउशुआन अपनी ही धुन में था, वो भी अपने ऑफिस में काम कर रहा था। ईबो का कॉल देकर उसने कहा, हाँ आज वांग ईबो ने कैसे याद कर लिया। उसने अपनी चिरपिंग वॉइस में कहा, ईबो आज मुझे कैसे याद कर लिया। ईबो ने रोते हुए कहा, भाई भाई भाई। एक पल के लिए हाउशुआन को यकीन नहीं आया। उसने कॉल पर वापस देखा तो उसमें ईबो का ही नाम था। हाउशुआन अपनी चेयर से खड़ा हो गया। उसने कहा, ईबो क्या हुआ। ईबो ने कहा, हाउशुआन प्लीज प्लीज कम कम हॉस्पिटल। बस इतना ही कहना था कि हाउशुआन अपनी कार की की लेकर लगभग दौड़ चुका था। कुछ पल के ही बाद, लगभग 20 से 25 मिनट के बाद, हाउशुआन आईसीयू के बाहर था। वो भागता हुआ ईबो के पास आया और उसे गले लगा लिया। उसने कहा, क्या हुआ क्या। प्लीज ईबो काम डाउन चैम्प, मुझे बताओ हुआ क्या, प्लीज बताओ मुझे हुआ क्या। हाउशुआन ईबो के कंधे पकड़कर उसे पूछने की कोशिश कर रहा था। ईबो ने कहा, हुआन हाउशुआन हुआन। कुछ नहीं होगा चैम्प, बी पॉजिटिव, कुछ नहीं होगा। तुम तो स्ट्रांग हो, तुम नहीं ब्रेक हो सकते। हुआन को हमारी ज़रूरत है ना हमारी। ये कहते हुए हाउशुआन ईबो को संभालने की कोशिश करने लगा। पीछे से लैनमैन हुआ भी भागते हुए वहां आ चुके थे। लैनमैन हुआ ने ईबो को पकड़ते हुए कहा, हुआन को हुआ क्या आखिरकार। ईबो ने कहा, डैड। ईबो कितना टूट चुका था। लैनमैन हुआ ने पहली बार देखा था ईबो को इस तरीके से रोते हुए। उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लैनमैन हुआ ईबो को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये झटका उनके लिए भी बहुत बड़ा था। हुआन को इस तरीके से आईसीयू के बाहर देखना। 40 से 45 मिनट बीत चुके थे। हर बीतता सेकंड उन लोगों की धड़कनों को बढ़ा रहा था। ईबो वहीं बेंच पर बैठा हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहा था इस सब कुछ का। ना वो वहाँ जाता, ना वो हुआन से मिलता, और ना वो हुआन का पीछा करता, तो आज ये सब कुछ नहीं होता। इसीलिए ईबो बहुत गिल्टी महसूस कर रहा था, पर उसका ये गिल्ट और मिनट पर मिनट बढ़ता चला जा रहा था, जैसे जैसे वो लैनमैन हुआ को देख रहा था। क्योंकि कहीं ना कहीं गलती लैनमैन हुआ की भी थी। ईबो महसूस भी नहीं कर पा रहा था कि हुआन इतने समय से किस डिप्रेशन से गुजर रहा होगा। जो कुछ भी उसने पढ़ा था वो ईबो का खून खौलाने के लिए काफ़ी था। तभी आईसीयू का गेट खुलता है और एक नर्स भागते हुए वहां आती है। ईबो भी तुरंत अपनी बेंच से खड़ा हुआ और उस नर्स के पास पहुंचा। उसने कहा, कैसा है अब हुआन। सभी बस यही जानना चाहते थे कि हुआन अब कैसा है। इस वक्त तक जियांग, फेंगमियान और यांग भी वहां पर आ चुके थे। यांग की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो लगभग खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उस नर्स ने कहा, देखिए पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमें इमीडिएटली ब्लड चाहिए। उनका ब्लड बहुत रेयर है। आई होप उनके पेरेंट्स अरेंज कर सकेंगे। उनके पेरेंट यहाँ हैं। ईबो ने कहा, पेरेंट मतलब क्या है, रेयर से क्या मतलब है, हॉस्पिटल में होगा ना, ब्लड बैंक में ट्राई कीजिए। सर समझने की कोशिश कीजिए, ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है और हॉस्पिटल में भी नहीं है, और इतनी जल्दी हम ब्लड को अरेंज कर भी नहीं पाएंगे। हम साथ वाले हॉस्पिटल से ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे अच्छा ये होगा कि उनके पेरेंट्स ब्लड डोनेट कर दें, या फिर कोई भी ब्लड रिलेटिव। हम ट्राई कर सकते हैं, शायद किसी का ब्लड मैच हो जाए। हाउशुआन ने कहा, डेफिनेटली अंकल यहाँ हैं, उसके फादर यहाँ हैं, आप उनका ब्लड ले सकते हैं। हाउशुआन आगे बढ़कर लैनमैन हुआ को आगे करने ही वाला था। उस नर्स ने कहा, ठीक है, हम जल्दी से इन सर को लेकर जाते हैं। ईबो ने कहा, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, जाकर ब्लड तैयार करो, अगर यहाँ नहीं मिल रहा तो कहीं से भी अरेंज करो। ये पूरी सिटी क्या वांग कॉर्पोरेशन को ब्लड नहीं दे सकती। ये कहते हुए उसने घूर कर नर्स की तरफ देखा। वो नर्स एक पल के लिए झेप गई थी। हाउशुआन ने कहा, ईबो ये वक्त बहस करने का नहीं है, अंकल है तो सही यहाँ। ईबो ने घूर कर हाउशुआन की तरफ देखा। उसने कहा, शांत हो जाओ। अब जियांग आगे आ गया था। जियांग ने कहा, तुम दोनों शांत रहो, मैं अरेंज करता हूँ। मेरे जान पहचान में कुछ लोग हैं जिनका ये ब्लड ग्रुप हो सकता है। नर्स आप मेरे साथ चलिए। ये कहते हुए जियांग और जियांग फेंगमियान दोनों ही जा चुके थे उस नर्स के साथ। हाउशुआन ने कहा, ये क्या नाटक था, अंकल थे तो सही यहाँ, तुमने टेस्ट क्यों नहीं करवाया। ईबो ने लैनमैन हुआ की तरफ घूरते हुए कहा, जो कि ऑलरेडी अपना सर झुकाकर खड़े थे, क्या आप अभी भी सच नहीं बोलने वाले, आप नहीं बोलेंगे। ये कहते हुए ईबो लगभग लैनमैन हुआ के ऊपर चढ़ ही गया था। हाउशुआन ने ईबो को पीछे पकड़ते हुए कहा, ईबो क्या हो गया है तुम्हें, शांत हो जाओ। ईबो ने अपना हाथ हाउशुआन के पकड़ से छुड़ाते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता हाउशुआन, कुछ नहीं पता, इनकी वजह से हुआ है सब कुछ। हुआन आज आपकी वजह से वहाँ पर है। लैनमैन हुआ ने कहा, ईबो ने कहा, नहीं मैं आज आपकी नहीं सुनूंगा। डैड आप कितना झूठ बोलेंगे, आपने कभी मुझे अपना बेटा नहीं समझा, और वो हुआन जो आपको अपना फादर कहता था, आपने इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे छुपा के रखी। वो इंसान किस चीज़ से डील कर रहा था आपको पता भी है, आपको पता है वो क्या कर रहा था, इतने महीनों से वो क्या कर रहा था। ईबो की आंखों में आंसू थे और सवाल बहुत तीखे थे। इस वक्त
हाओशुआन, लैनवेन हुआ, जियांग चैन सब वहाँ बस ईबो को देख रहे थे। यांग वहीं बेंच पर बैठा हुआ था। यांग ने उठकर कहा, ईबो मुझे बता हुआ क्या था, मुझे जानना है, हुआन के साथ ये सब आखिर हुआ क्यों? ईबो ने कहा, मैं ये दोषी हूँ और ये इंसान इनका दोषी है। इसकी वजह से मेरा भाई आज वहाँ हॉस्पिटल बेड में है। हाओशुआन ने कहा, फॉर गॉड सेक प्लीज़ मुझे कोई बताएगा कि आखिर हुआ क्या है वांग ईबो? और तुमने अंकल को ब्लड क्यों नहीं देने दिया? लैनवेन हुआ ने कहा, ईबो मैं उसका फादर हूँ, समझ में आया तुम्हें? ईबो ने कहा, इससे बड़ा मजाक कोई और नहीं हो सकता। तुम्हें जवाब चाहिए ना हाओशुआन, तुम्हें जवाब चाहिए ना, और आप उसके फादर हैं ना, तो जवाब सुनो। ये इंसान उसका फादर नहीं है, इसीलिए वो ब्लड नहीं दे सकता। और मैं उसका भाई नहीं हूँ, हम लोग ब्लड रिलेटेड नहीं हैं। हमने और तुम यांग, तुम जानना चाहते थे ना कि वो इतने समय से कहाँ बिजी है, तो सुनो। ये कहते हुए ईबो ने यांग के कंधे पर हाथ रखा और उसके चेस्ट को लगभग पोक करते हुए कहा, वो इंसान डील कर रहा था, डिप्रेशन में था। मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी, डॉक्टर की भी और वहाँ उसकी रिसर्च की भी। यांग ने कहा, रिसर्च? कौन सी रिसर्च? कि क्या हुआ है उसे? ईबो प्लीज़ बताओ मुझे क्या हुआ है उसे। यांग रो रहा था। ईबो ने कहा, वो इंसान रिसर्च कर रहा था अपने जन्म को लेकर। वो जानना चाहता था कि उसके रियल पेरेंट्स कौन हैं। मैंने सारी रिपोर्ट पढ़ी, वहाँ पर उसकी रियल मदर का नाम था, फादर का नाम था, अडॉप्शन पेपर्स थे और भी बहुत कुछ था। वो सब कुछ था जो छुपा कर रखा गया। ईबो पूरी तरीके से टूट चुका था। वो वहीं फर्श पर बैठ गया और बाकी सब सन्न हो गए थे। सभी के हाथ पांव ठंडे हो चुके थे। किसी को भी ऐसे रिविलेशन की उम्मीद नहीं थी। 4 घंटे बाद ईबो एक खाली लॉबी में बैठा हुआ था। वो अकेला था क्योंकि वो कुछ समय अकेला बिताना चाहता था। उसके हाथ में एक फ़ोन था जिससे वो एक नंबर लगातार कई बार डायल कर चुका था, पर हर बार एक ही जवाब आ रहा था, द पर्सन यू हैव कॉल्ड इज़ करंटली बिजी, ट्राई अगेन लेटर, द पर्सन यू हैव कॉल्ड इज़ नॉट रीचेबल, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, द पर्सन यू हैव कॉल्ड इज़ नॉट आंसरिंग योर कॉल, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। हर बार जवाब बदल जाता पर नतीजा सिर्फ एक ही निकलता, और वो था कि जिस शख्स तक वो पहुंचना चाहता है वहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा है। उसने फ्रस्ट्रेशन में फ़ोन को वहीं साइड में रखा। वो बहुत लोनली था, एम्प्टी था और उससे भी ज़्यादा ब्रोकन महसूस कर रहा था। उसने अपने हाथों को अपने सर पर रख लिया और सर झुकाकर वहीं बैठ गया। कुछ पल के बाद उसे एहसास हुआ कि उस लॉबी में उसके अलावा कोई और शख्स भी है जो धीरे धीरे आ रहा है उसी की तरफ। ईबो ने अपना सर नहीं उठाया क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अंदाज़ा था, और अगली बार उसका अंदाज़ा सही साबित हुआ क्योंकि वो और कोई नहीं लैनवेन हुआ थे। उन्होंने ईबो के कंधों पर हाथ रखा। ईबो ने कोई जवाब नहीं दिया, सर भी उठाकर नहीं देखा। लैनवेन हुआ ने साइन किया और उसके बगल में बैठ गए। उन्होंने अपनी ठंडी आवाज़ में कहा, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं तुम मुझसे नफ़रत भी कर रहे होंगे। जो कुछ भी मैंने इतने सालों में किया, मैं जानता हूँ मैं इसके काबिल हूँ। मैं तुम दोनों का ही दोषी हूँ। मुझे पता है कि कितना मुश्किल होता है जब आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस हों, आप दिखाना चाहते हो पर नहीं दिखा सकते हो। मैं सॉरी भी नहीं कह सकता क्योंकि मैं जानता हूँ जो मेरा गुनाह है उसे वो माफ़ नहीं कर पाएगा, तो तुम माफ़ कर पाओगे। बट बेटा, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट। इस वक्त लैनवेन हुआ की आवाज़ बहुत अलग लग रही थी। ईबो महसूस कर सकता था कि ये शख्स जो उसके बगल में बैठा हुआ है ये कोई प्राउडी वांग नहीं है। आज ये वो शख्स नहीं है जो अपने आप को सिर्फ अपने आप को समझता है। आज ये शख्स एक फादर है, एक फादर जिसे सहारे की ज़रूरत है। पर ईबो वो क्या करे? वो तो इस वक्त बहुत ब्रोकन है। वो कैसे किसी को सहारा दे सकता है? फिर भी उसने कहा, क्यों? ये एक सवाल था, एक सवाल हर किसी चीज़ के ऊपर। क्यों? बहुत छोटा शब्द था लेकिन शायद बयां करना बहुत मुश्किल था। लैनवेन हुआ का सर झुका हुआ था, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इतने सालों के बाद आज फिर उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ईबो ने हमेशा लैनवेन हुआ की आंखों में एक अधूरापन देखा, एक खालीपन देखा, एक ऐसी चीख देखी जो किसी के लिए तड़प रही थी। पर आज उसने उनकी आंखों में आंसू देखा। ईबो ने अपना सर दोबारा घुमाया। उसने फिर अपनी धीमी आवाज़ में पूछा, डैड प्लीज़, वन लास्ट टाइम मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर हम लोग यहाँ तक कैसे पहुँच गए? मैं जानता हूँ इसके अलावा भी और कुछ है जो हुआन ने हम सबसे नहीं कहा है।
क्या आप मुझे बता सकते हैं वो इतना ब्रोकन इसलिए नहीं है कि उसे अडॉप्ट किया गया है? और कोई भी बात है ना, प्लीज़ मुझे बताइए। आपने कभी नहीं बताया कि मॉम कहाँ है। मैं कभी मॉम से नहीं मिला, मैंने आपसे नहीं पूछा, ना ही आपने मुझे बताया। बचपन में ज़िद किया करता था तो आप मुझे शांत कर देते थे या फिर अपना हाथ छुड़ाकर चले जाते थे। मुझे ये डर लगने लग गया कि शायद जैसे जैसे मैं आपसे मॉम का सवाल पूछूंगा आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए मैं शांत हो गया, मैंने पूछना बंद कर दिया। पर क्या आज भी आप यूं ही शांत बैठे रहेंगे? आज भी जब आपका एक बेटा हॉस्पिटल बेड पर है और दूसरा आपसे सवाल पूछ रहा है, क्या आप अब भी शांत रहेंगे? फॉर गॉड से प्लीज़ मुझे बता दीजिए, वरना मैं पागल हो जाऊंगा डैड, मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं डैड सच बताइए, कहीं आपने भी मुझे अडॉप्ट तो नहीं किया? इसीलिए आप हमेशा मुझसे इतनी नफरत करते हैं, मेरे साथ इतने कोल्ड रहते हैं, इतने रूथलेस रहते हैं। क्या आपने मुझे अडॉप्ट किया है डैड? प्लीज टेल मी, फॉर गॉड सेक प्लीज टेल मी। ये कहते हुए ईबो लैनवेन हुआ के कदमों में बैठ गया था। उसके हाथ लैनवेन हुआ के हाथों में थे। वो चीख रहा था, जानना चाहता था, और लैनवेन हुआ ईबो को इस तरीके से देखकर और ज्यादा टूट रहे थे। लैनवेन हुआ ने चिल्लाते हुए कहा, वांग ईबो, कंट्रोल योरसेल्फ, काम डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ करो। बेटा तुम इस तरीके से हार नहीं सकते, मैंने तुम्हें ये परवरिश कभी नहीं दी है कि तुम टूट कर बिखर जाओ। काम डाउन, ईबो ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। काम डाउन? आप ऐसे मौके पर भी मुझे तसल्ली दे रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं कि मैं स्ट्रांग बना रहा हूँ जब मेरा पूरा अस्तित्व हिल चुका है। डैड आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क, टेल मी, मुझे बताइए मेरी मॉम के बारे में। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क दैट ओनली वन क्वेश्चन। क्या आप मुझे इतना नहीं बता सकते कि मेरी मॉम कहाँ है, जिंदा है या मर गई, या मुझे छोड़कर चली गई, या मैं आप लोगों के बीच में आ गया था, या आपने मुझे अडॉप्ट किया है? प्लीज कुछ तो बताइए। मैं इस दुनिया में कैसे आया डैड? मुझे मेरी मॉम के बारे में जानना है। मैं इतने सालों तक चुप रहा, पर अब नहीं, आज नहीं। बता दीजिए, फाइनल कर दीजिए, इसके बाद शायद कोई मलाल ना रहे। ठीक है, वो ईबो वहीं बेंच पर बैठ गया। आज वो सब कुछ पूछना चाहता था, जानना चाहता था उस शख्स के बारे में जो उसे इस दुनिया में लेकर आया। क्या उसके पास इतना भी हक नहीं है? ईबो के मन में हमेशा एक कसक थी अपनी मॉम के बारे में जानने की। वो बात अलग है कि उसके कोल्ड नेचर ने, इंट्रोवर्ट नेचर ने उसको ये चीज बोलने के लिए, पूछने के लिए मजबूर कर दिया था। और वो पूछता भी किससे? हुआन खुद एक बच्चा था, और लैनवेन हुआ ने कभी मौका नहीं दिया। उसके बाद वो खुद एक इतने बड़े कैसल में बंद हो गया था, जहां उसके पास कोई भी नहीं था उसे बताने वाला, पूछने वाला, खेलने वाला, जानने वाला। माँ क्या होती है ईबो को नहीं पता था, पर उसे जानना था उस शख्स के बारे में जिसके वो करीब हो, जो उससे प्यार करे। क्या वो इस दुनिया में है भी या नहीं? आज पता नहीं क्यों, पर ईबो का मन बहुत बेचैन हो रहा था। लैनवेन हुआ ने एक लंबी सांस ली, फिर गल्प करते हुए धीमे से अपने कांपते हुए हाथों से अपना वॉलेट बाहर निकाला। ईबो अभी भी वही सर झुकाकर बैठा हुआ था। उस पूरी लॉबी में शांति थी। सिर्फ ये दो शख्स थे जो अपने अपने जज्बातों और एहसासों से लड़ रहे थे। दोनों ही टूटे हुए थे। लैनवेन हुआ ने अपने वॉलेट में से एक फोटोग्राफ बाहर निकाला। कुछ पल के लिए उस फोटोग्राफ को देखते रहे। काफी पुराना फोटोग्राफ था, बता रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल होगा लैनवेन हुआ के लिए। कितनी बार उन्होंने उसे छुआ होगा, क्योंकि उसके साइड्स मुड़े हुए थे, फिर भी वो क्लीन था, नीट था। लैनवेन हुआ ने उस फोटोग्राफ को ईबो की तरफ पास करते हुए कहा, इसे देखो। ईबो ने अपनी आंखों से, जिस आंखों में आंसू भरे हुए थे, उस ब्लरी आईज से उस फोटोग्राफ की तरफ देखा। फिर उसने अपने एक हाथ से अपने आंसुओं को पोंछा, फिर उस फोटोग्राफ को हाथ में लेकर अपने करीब किया। उस फोटोग्राफ को देख रहा था। कितना खूबसूरत शख्स है जो इस फोटोग्राफ में शामिल है। आसान नहीं था, बेईमानी लग रहा था, फिर भी ईबो ने हिम्मत करके पूछा, ये कौन है? एक हारी हुई सी मुस्कुराहट देकर लैनवेन हुआ ने जवाब दिया, तुम्हारी मॉम। हुआन के कैरेक्टर के लिए सच में बुरा लगता है, क्योंकि कभी कभी जब आप अपनी अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर देते हो तो जीना बहुत मुश्किल लगता है। और यही कुछ हुआन के साथ हो रहा था, और उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। ईबो भी इस वक्त क्या महसूस कर रहा होगा, शायद ठीक शब्द में नहीं कहा जा सकता। फिर भी देखते हैं आगे
वांट टू लव यू कोल्ड हार्ट में क्या रखा हुआ है। अब हिस्ट्री लगभग अनफोल्ड होने वाली है, नेक्स्ट चैप्टर कुछ इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखते हैं इनकी हिस्ट्री में आखिरकार था क्या जो इन सबको इस तरीके से जोड़कर यहाँ पहुँचा दिया गया। हर शख्स टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, पर क्यों, आखिर क्यों? देखते हैं क्या होता है। Till then, stay safe, stay happy, follow for more. Don't forget to subscribe my channel, hit the like button. And एक और one more important thing, कुछ लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं कि वो बोर फील कर रहे हैं, जल्दी से स्टोरी को फिनिश कीजिए या whatever जो भी वो चाहते हैं। तो गाइस प्लीज़ या तो आप एक काम कीजिए, यहाँ छोड़ दीजिए और कुछ टाइम बाद मेरे चैनल पर वापस आ जाइएगा, तब शायद न्यू स्टोरी स्टार्ट हो जाए। अगर आप लोग वाकई बोर फील कर रहे हैं, बट मैं इस तरीके से स्टोरी को बीच में तो नहीं छोड़ सकती ना, और मुझे चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। मैं नॉवल को एक डेप्थ में ले जाना चाहती हूँ। मैं ऊपर से उनके कैरेक्टर्स के बारे में सिर्फ ऐसे ही नहीं बताना चाहती। जब मैंने किसी चीज़ को स्टार्ट किया है तो मैं उसे एंड तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। और मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जो बहुत अच्छे से स्टोरी को सुनते हैं, तो प्लीज़ एटलीस्ट उनके लिए थोड़ा पेशेंस हो जाइए। और अगर आप नहीं हो सकते तो प्लीज़ कुछ पल के लिए या कुछ दिनों के लिए इस चैनल से किसी और चैनल पर स्विच कर लीजिए, जहाँ आपको रोमांटिक और फ्लफ़ी नॉवेल्स पढ़ने के लिए मिले। तब तक ये नावल ख़त्म हो जाएगा, फिर आप आकर यहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, सो प्लीज़ थोड़ा सा समय दे दीजिए, ठीक है। बाकी वीडियो को तो आप लोग लाइक करते नहीं हैं, और आपको बता दूँ अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो यूट्यूब वीडियो को आगे प्रमोट नहीं करेगा, मेरे चैनल को पुश नहीं मिलेगा, और वो नहीं मिलेगा तो एक डिमोटिवेशन होगा। और फिर अगर राइटर डिमोटिवेट होता है तो वो लिखना छोड़ देता है, और मैं नहीं चाहती कि मैं लिखना छोड़ूँ, इसीलिए मैं लगी रहूँगी। और वो लोग भी मेरे साथ जुड़े रहिएगा जो वाकई इस पैशन से इस नॉवल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो बाय बाय।